हेलो प्यारे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। साथियों, आप सभी के लगातार कमेंट, लगातार मांग के आधार पर हम एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। यह एनसीईआरटी सीरीज साथियों, आप लोग बार बार कह रहे थे कि जुलाई 2024 का जो सीटेट एग्जाम होने वाला है उसके लिए काफी समय है और एनसीईआरटी पूरा विस्तार से आप पढ़ाएं। साथियों, आप सभी के मांग पे यह क्लासेस स्टार्ट हो रहा है, जिसमें मेरा भी यह मानना था कि अभी आपका एग्जाम आने में काफी टाइम है और लगातार सीटेट का जो एग्जाम लेने का जो हम लोग ट्रेंड की अगर बात कर ले तो एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार हम आपको दिखा चुके हैं कि पूछे जा रहे हैं। तो इस पर्पज से हम लोग एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं साथियों, और यह एनसीईआरटी पूरा आपका क्लास 6, 7 और 8 विस्तार से यहाँ पे चलने वाला है। एक भी दिन गैप नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों। आज पहला अपना यह क्लास है। क्लास 6 का एनसीईआरटी है आपका अतीत से वर्तमान। बुक का नाम है, जिसमें पहला अध्याय है आपका क्या, कब, कहाँ और कैसे। साथियों, थोड़ा सा यहाँ पे हम इस चीज को समझाने की कोशिश करेंगे। आप लोग विस्तार से ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा, तो हर चीज आपको चीजें समझ में आएगी। ठीक है। टॉपिक में ही बहुत सारे चीज छुपे होते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरे समझाने का तरीका आप सबको पसंद आएगा। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अगर हम किसी चीज का अध्ययन करते हैं या फिर हम कहीं पे किसी चीज का खोज करने जाते हैं, तो उस चीज को समझने से पहले हमें ये जानना होता है कि वो क्या है, वो कब हुआ, कहाँ पे हुआ और कैसे हुआ। तो प्यारे साथी, हम इतिहास को जब पढ़ने जा रहे हैं तो इतिहास के अंतर्गत जो यह अपना पहला चैप्टर है, इस चैप्टर में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहले हम इस चैप्टर के अंतर्गत हम समझने का कोशिश करेंगे कि इतिहास क्या है। इतिहास की जो प्रमुख घटनाएं हैं वह घटना कब हुई, कहाँ हुई और किस प्रकार से हुई, यही हम इस चैप्टर में समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे साथी। उम्मीद है कि आप सभी को यह लेक्चर काफी ज्यादा पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो साथी प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखेंगे, क्योंकि आपका शिक्षक भर्ती को लेकर कोई भी अपडेट होता है, कोई भी क्लासेस होता है, तो यहाँ पे सब कुछ विस्तार से करवाए जाते हैं। ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं। प्यारे साथी, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले आपके सामने एक टॉपिक दिया गया है जिसका नाम है कैसे पता लगाएं। प्यारे साथी, इतिहास हम जब पढ़ते हैं या फिर हम इतिहास की जानने के लिए निकलते हैं, तो हम कैसे पता लगाएं कि कौन सी घटना कब घटित हुई थी, इसके बारे में। तो यहाँ पे कुछ दिया गया है, यहाँ पे हम लोग समझते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, अगर मान कर चलिए कोई ऐसी घटना आज के समय में घट रहा है जो हम लोगों के सामने बहुत सारे सोर्सेज है। जैसे आप मान कर चलिए अपने गांव में नहीं है, लेकिन गांव में आपके पीठ पीछे कोई ऐसी घटना घट रही है, तो उस घटना को आप बहुत सारे सोर्सेज के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आप रेडियो सुनकर आज के समय में जो कोई भी घटना को आप पता कर सकते हैं, टेलीविजन सुनकर, आप टेलीविजन को देखकर, अर्थात अखबार को भी पढ़कर आप सारे घटनाओं के बारे में जान सकते हैं। लेकिन साथियों, अगर हमें हजारों वर्ष पहले की घटनाओं का अध्ययन करना रहे तो कैसे करेंगे। तो साथियों, इसके लिए बहुत ज्यादा जो है आलोचनाओं के बाद, बहुत ज्यादा विचार विमर्श करने के पश्चात इतिहासकारों और वैज्ञानिकों के बीच में यह बात सामने आती है कि वैज्ञानिक पद्धति है जिसका नाम है C14। ठीक है साथियों, C14 एक ऐसा वैज्ञानिक पद्धति है जिसके आधार पर हम लगभग लगभग हजारों वर्ष पहले किसी भी चीज का, किसी वस्तु का जो है, उसमें एक जीवाश्म होते हैं, उस जीवाश्म के आधार पर उसके काल क्रम का हम अध्ययन कर सकते हैं और उसी के आधार पर हम यह पता करते हैं कि कौन सी घटना कब घटित हुई थी। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आएंगे, जो कि यहाँ पे थोड़ा सा एक सेकेंड। चलिए अब हम अपने मेन टॉपिक पे आएंगे। टॉपिक यहाँ पे है आपका अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। प्यारे साथी, अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं। अगर यहाँ पे हम बात करें अतीत के बारे में, तो अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं। जैसे उस समय लोग क्या खाते थे, ठीक है, यह भी हम जान सकते हैं। उस समय लोग कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। साथ ही साथ हम उस समय की दैनिक जीवनों के बारे में भी जान सकते हैं कि उस समय के जो लोग थे वो किस प्रकार के कार्य करते थे। जैसे आखेटक,
ठीक है, जिसका मतलब होता है शिकार करना। पशुपालक किया करते थे, कृषि किया करते थे, शासक और व्यापारी, पुरोहित, शिल्पकार, क- कलाकार, संगीतकार, ये सभी वैज्ञानिक, इस सभी के जीवन में जानकारी जो है हम लोग इस C14 के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और यह भी हम प्राप्त कर सकते हैं साथियों कि उस समय के जो बच्चे थे वो अपने मनोरंजन के लिए क्या किया करते थे। तो साथियों, यहाँ पे हम इस चीज को भी समझ सकते हैं। ठीक है, ये सारे जो पद्धति हैं ये हम अतीत को जानने के लिए करते हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़े और चीजों को समझते हैं। क्या है अपने सामने एक और बिंदु है जो कि यहाँ देख पा रहे होंगे, लोग कहाँ रहते थे, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम जब प्राचीन इतिहास को पढ़ रहे हैं, अपने प्रारंभिक इतिहास को पढ़ रहे हैं, तो हमें ये भी जानना होगा कि उस समय के जो लोग हैं वो कहाँ पे रहा करते थे। साथियों, उस समय के जो लोग हैं वो नर्मदा नदी के जो आसपास के इलाके हैं यहाँ पे रहा करते थे। और याद रखना है आप सभी को कि सीटेट में यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। जब हम आपको एमसीक्यू करवाएंगे तो हम आपको प्रूफ के साथ ये सारे की सारी चीज दिखाएंगे, बस आप लोग याद रखिएगा, अभी पढ़ते चलिएगा। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट आपको बता दें कि TRE 3 और 4 के लिए जो है, क्योंकि समय बहुत कम है, ठीक है, जो भी आप जुलाई में आप सीटेट देंगे वो सभी अभ्यर्थी TRE 4 में बैठेंगे ही, ये सिंपल सी बात है। तो इन सभी विद्यार्थियों के लिए आपका जो है लगातार यहाँ पे चैनल पे क्लासेस चलाई जा रही है। सीटेट और शिक्षक भर्ती को ध्यान में रखकर एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों का मिश्रण जो है यहाँ पे क्लासेस चलाया जा रहा है। ठीक है, ये दोनों क्लास आपको मिलेगा, एक सीटेट स्पेशल एनसीईआरटी और एक आपका शिक्षक भर्ती को लेकर। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग कम से कम 1 घंटा समय निकालकर इन दोनों क्लास को देखेंगे, आधे आधे घंटे का। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर, यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, तो नर्मदा नदी की अगर हम बात कर ले साथियों, तो यहाँ पे कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रहते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा हम हेडलाइन इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा आप लोग। देखिए, नर्मदा नदी के पास जो है कई वर्षों से जो लोग हैं यहाँ रहते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोग में सब कुछ क्या था, तो कुशल संग्राहक था। अब ये कुशल संग्राहक क्या होता है प्यारे साथी? कुशल संग्राहक हम उसे कहते हैं जो व्यक्ति, प्रारंभिक मनुष्य जो था, वह चीजों को संग्रह करना सीख गया था, उसे कुशल संग्राहक कहा गया है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित था, भोजन के लिए वे जड़, फल और जंगल के अन्य उत्पादन का भी यहाँ पे इस्तेमाल किया करते थे। ठीक है, तो इसको हम कुशल संग्राहक के रूप में देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी चीजों को समझते हैं। जो इंपॉर्टेंट है हम लोगों को वही समझना है। ठीक है, ज्यादा हम लोगों को परेशान नहीं होना है, जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ हम लोग उसको समझेंगे। अब देखिएगा, यहाँ पे एक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है जनवरी में, जो आपका 2024 में जो आपका एग्जाम हुआ था जनवरी में। ठीक है ना, ये आपका उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर की अगर मैं बात कर लूं तो क्वेश्चन नंबर आपका 42 है। देखिए इतना डिटेल में आपको बता रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या था वहां पे बताया गया था, उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बारे में पूछा गया था कि उस क्षेत्र के जो लोग हैं वहां पे किस प्रकार के फसल उपजाए जाते थे। तो देखिए यहाँ पे आपको यह जानकारी मिल जाएगा। ठीक है, देखिए उत्तर पश्चिम की जो सुलेमान और किरथर पहाड़ी के लोग थे, यहाँ इस क्षेत्र पे कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं, जौ जैसी फसलों का उस क्या किया था, तो उपजाना प्रारंभ किया था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है इस सारे चीज को आप लोग अंडरलाइन करके रखें। ठीक है, अगर आपके पास बुक है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप लोग टेलीग्राम से इसको ले लेंगे। ठीक है ना, चलिए दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे, उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी, ये क्या है? देखिए साथी, यह उत्तर पूर्व की अगर हम बात कर ले तो इस ओर की बात की जा रही है। ठीक है ना, ये वाला बेल्ट। ठीक है, ये कुछ अन्य क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्र हैं जहां कृषि का विकास हुआ था। तो आपसे पूछा जाए कि कृषि का विकास कहाँ हुआ था, तो आपको याद रखना है प्यारे साथी, गारो और मध्य भारत के विंध्य पहाड़ी के क्षेत्रों में। और यह किस ओर पड़ता है, तो आपका उत्तर पूर्व साइड में पड़ता है।
ठीक है। अब हम बात कर ले यहाँ पे उत्तर पश्चिम सुलेमान और किरथल पहाड़ी, तो ये वाला आप क्षेत्र देख लीजिए, ये वर्तमान में आप देख सकते हैं, ये वाला जो बेल्ट है ना, यही आपका क्या है, ये देखिए किरथल पहाड़ी है, सुलेमान पहाड़ी है, और यहीं पे सबसे पहले आपको क्या हुआ है, तो जौ और गेहूं जैसी फसलों का उत्पादन हुआ है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि हम आपको बहुत ही विस्तार से हर चीज को समझा पा रहे होंगे। देखिए, थोड़ा सा आप यहाँ पे टाइम दीजिएगा तो हम हर चीज को आपको बहुत ही बारीकी से चीजों को समझा देंगे। ठीक है, चलिएगा। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट है सिंधु तथा इसकी सहायक नदी। साथियों, सिंधु और सहायक नदी के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, सिंधु और सहायक नदी पहले किसको कहते हैं ये जान लेते हैं। सहायक नदी उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी से मिल जाती है, इसको सहायक नदी कहते हैं। और इस क्षेत्र में लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे पहले आरंभिक जो 4700 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर का साक्ष्य हमें किस नदी के किनारे मिलता है, तो प्यारे साथी यह हमें सिंधु नदी के किनारे मिलता है और उसकी सहायक नदियों के किनारे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास जो है लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ है। तो आपसे पूछा जाए नगरों का विकास तो 2500 वर्ष पूर्व हुआ है, याद रखेंगे। चलिएगा, आगे बढ़ते हैं। गंगा के दक्षिण भाग में गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र जो है यह प्राचीन काल में मगध, जो कि वर्तमान आप मगध बिहार से ले सकते हैं, यही मगध की अगर मैं बात कर लूं तो बिहार का आपका दक्षिणी भाग हो गया। ठीक है ना, जो कि आज वर्तमान में आपका पटना से लेकर आपका गया का क्षेत्र आता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, इस नाम से जाने जाते थे, और इसके शासक जो है बहुत शक्तिशाली थे, और इन्हें एक विशाल राज्य स्थापित किया, जो कि देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्य की स्थापना हुई। ये सारे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो भी अंडरलाइन किया गया है। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, कुछ और आपके लिए महत्वपूर्ण है, उसको हम चल लेते हैं, समझते हैं। यहाँ कुछ खास नहीं है, जो खास है हम लोग उस पर बात करेंगे। ठीक है, अपने को कोई स्टेट पीसीएस एग्जाम या फिर यूपीएससी नहीं निकालना है, अपने को सिर्फ सीटेट और शिक्षक भर्ती एग्जाम निकालना है, तो हम लोग उसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। चलिएगा, अब हम बात करेंगे देश का नाम। देश का नाम कैसे पड़ा, प्यारे साथी ध्यान दीजिएगा। इंडिया, इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछा जाए कि इंडस शब्द जो है यह कहां से निकला है, तो यह संस्कृत के सिंधु शब्द से निकला है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस के नाम से पुकारा था, और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा गया था, जिस कारण से प्यारे साथी भारत नाम का प्रयोग जो है, अगर मैं बात कर लूं तो इस नाम से आपको इंडिया कहा गया। अब हम भारत की बात करेंगे। भारत जो है, भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोग के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत के आरंभिक कृत या फिर आरंभिक हम कह लें आपका ग्रंथ, जो कि ऋग्वेद में हमें मिलता है। बाद में इसका प्रयोग जो है देश के लिए किया जाने लगा। अगर हम बात कर ले कि भारत का प्रयोग जो है ये लगभग लगभग कितनी पुरानी है, ग्रंथों में मिलती है, तो ये ऋग्वेद में मिलती है, जो कि लगभग 3500 वर्ष पुरानी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही आपका एमसीक्यू बनेगा, एमसीक्यू यही सब बनते हैं। ठीक है ना, ऋग्वेद कितने पुराने हैं, तो लगभग 3500 वर्ष पुरानी है। ठीक है, भारत का नाम कहाँ कहाँ पे मिलता है, तो ये सारे बात आपको याद रखना है। अब बात करेंगे अतीत के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त करें, जो कि आज का अपना मुख्य पॉइंट होगा। चलिए ध्यान देते हैं थोड़ा सा इस पे, हम सेशन को थोड़ा शेयर करते चलेंगे। प्यारे साथी आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत उम्मीद के साथ और बहुत लगन के साथ आपके सामने हम लेकर आते हैं, ताकि आपको बेहतर चीज बेहतर से बेहतर क्वांटिटी में मिल सके। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे साथ बनाए रखिएगा, आपको पूरा सीटेट और शिक्षक भर्ती तक बहुत बेहतर और लेवल वाला क्वेश्चन मिलेगा, ये मेरा गारंटी है। चलिए यहाँ ध्यान देंगे साथियों, देखिएगा यहाँ पे अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें
से एक तरीका है अतीत में लिखी गई कुछ पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे हमें समझना चाहिए कि अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे पास दो साधन होते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन चीजें समझिएगा, इसलिए हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, देखिएगा। पहला साथी अगर मैं बात कर लूं तो एक आपका पुरातात्विक होता है और दूसरा आपका साहित्यिक स्रोत होते हैं। ठीक है, दो स्रोत होते हैं इतिहास को जानने के लिए। पुरातात्विक स्रोत अगर मैं बात कर लूं तो वे स्रोत जो कि साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जैसे आपको शिलालेख, आगे हम लोग पढ़ेंगे शिलालेख, लेख, अभिलेख, ये सब। और साहित्यिक स्रोत जिसमें आप ग्रंथ पढ़ेंगे, पुस्तक पढ़ेंगे बड़े बड़े राइटर का। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं चीजों को। तो प्यारे साथी, यहाँ पे हम पुस्तकों की बात कर रहे हैं। यह पुस्तक क्या हो, कैसे लिखी जाती थी? यह पुस्तक जो है हाथ से लिखे होने के कारण इसे पांडुलिपि कहते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पांडुलिपि आपसे पूछा जाए तो मुझे उम्मीद है कि पांडुलिपि अब आप बता पाएंगे। यह पांडुलिपि जो है, यह अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला क्या है, तो मैग्नोफ्रिस्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू से बना है, जिसका अर्थ होता है हाथ से निकलना। ठीक है, हाथ से निकलना। ठीक है, ये पांडुलिपियां प्राय ताम्रपत्र अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से इसमें भोजपत्र के रूप में लिखी जाती थी। तो आपसे पूछा जाए प्यारे साथी कि पांडुलिपि जो है ये किस से तैयार की जाती थी, तो याद रखेंगे एक भुर्ज नामक वृक्ष है, इस वृक्ष के छाल से प्राप्त की जाती थी, लिखी जाती थी। ठीक है, यही सारे क्वेश्चन जो है आपको फंसाएंगे। अभी शायद आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन यही क्वेश्चन यकीन मानिए आपसे पेपर में पूछ लिया जाए तो टफ लगने लगता है। और मैं गारंटी के साथ, प्रूफ के साथ कर रहा हूँ, सीटेट का और बीपीएससी शिक्षक भर्ती, खास करके ये दोनों को टारगेट लेकर कह रहे हैं हम कि लगातार इसका जो ट्रेंड है आपका एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज भरोसा कीजिए, आप लोग चीजों को देखिए और खुद भी एनालिसिस कीजिए। ठीक है ना, तब आपको पता चलेगा। अब देखेंगे यहाँ पे इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहार, राजा के जीवन, औषधि तथा वैज्ञानिक आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा हमें मिलती थी। अब देखेंगे साथी, यहाँ पे हम आपको चीजें समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए, कोई प्राचीन काल में जिस समय सभी लोग पढ़े लिखे नहीं है, आम जनता जो है पढ़े लिखे नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि उस समय अगर कोई पुस्तक लिख रहा है, कोई ग्रंथ लिख रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो ग्रंथ जो है राजा ही लिखवा रहा होगा, कोई बड़े लोग ही लिखवा रहे होंगे। आम जनता को तो इससे मतलब है नहीं, वो अपने कमाने खाने के जीवन में ही लगे रहते थे। ठीक है ना, दैनिक जीवन में ही। तो यहाँ पे समझेंगे अब राजा जो है ये क्यों लिखवा रहा है। तो राजा अपने बड़ाई गुणगान करवा रहा है, अपने राज दरबार में जो कवि हैं, शिल्पकार हैं, लेखक हैं, पुरोहित हैं, इनसे अपना गुणगान करवा रहा है। ठीक है, तो इन चीजों को समझिएगा, इसलिए जो है आप याद रखेंगे पांडुलिपि को लिखे जाते थे। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं, नाटक भी होते थे। इनमें से कई संस्कृत में लिखे मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल भाषा में भी मिलते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दें कि ये सारे जो हम लोग बात कर रहे हैं, अभी हम कहाँ पहुंच गए हैं, तो ये जो अभी कहानी जो हम कर रहे हैं ना, ये 6ठी शताब्दी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, 6ठी शताब्दी के आसपास की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और प्यारे साथी, 6ठी शताब्दी के आसपास की अगर भारत के इतिहास की हम बात करें, तो आपको याद रखना है कि भारत का जो कॉमन जो लैंग्वेज था, आम नागरिकों का जो भाषा था, वो प्राकृत भाषा था। ठीक है, खास करके हम उत्तर भारत की बात कर रहे हैं, आपका उत्तर भारत की। ठीक है, जिस कारण से आप देखेंगे कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आपका दो महान धर्म का उदय होता है, एक जैन धर्म, एक बौद्ध धर्म। और इन दोनों का कहीं ना कहीं भाषा जो था प्रचार प्रसार करने का, वो प्राकृत भाषा था। इसी कारण से इतना सक्सेस होता है, क्योंकि यह आम बोलचाल की भाषा हुआ करती थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब यहाँ पे आपके सामने है अभिलेख। अभिलेख क्या होते हैं प्यारे साथी? अभिलेख का भी अध्ययन यहाँ पे किया जाता था पुरातात्विक चीजों को जानने के लिए। ऐसे लेख जो पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण होते हैं, इसी को हम अभिलेख कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको फोटो दिख रहा होगा अभिलेख का। ये पत्थरों पे लिखी हुई अभिलेख होते हैं, लेख होते हैं, जिसको हम अभिलेख कहते हैं। ठीक है, कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देखे और पढ़कर उनका पालन कर सके। ठीक है, ये सारी चीज आपको याद रखना है।
चलिएगा आगे बढ़ते हैं। शासक लड़ाइयों में अर्जित विजय का भी जो लेखा जोखा है यही लेख में करते थे। हम आपको बताए ना, वह कौन सा युद्ध लड़ रहा है शासक, कब विजय हुआ, कौन से युद्ध में कितना हानि हुआ, इस सारे बातों का लेखा जोखा जो है राजा अपने गुणगान करवाता है, और यही जो है हम शिलालेख अभिलेख के माध्यम से प्राप्त करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, ध्यान दीजिएगा। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुओं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती है। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति को क्या कहलाता है, तो पुरातात्विक कहलाता है। प्यारे साथी, हम किसी भी इतिहास को अगर पढ़ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं, तो वह जो है इन्हीं के बदौलत है, यह पुरातात्विक के बदौलत है। प्यारे साथी, हर एक देश में पुरातात्विक विभाग होता है, जो कि इस पुरातात्विक में जो अधिकारी होते हैं, उस अधिकारी का यह ड्यूटी होता है, यह कार्य होता है कि वो अपने देश के प्राचीन सांस्कृतिक चीजों को उजागर करके समाज के सामने रखे। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए आपके सामने एक क्या है, एक पात्र है। पात्र का मतलब होता है बर्तन। देखिएगा, एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र, इस तरह के पात्रों का प्रयोग जो है 4700 वर्ष पूर्व होता था। ठीक है, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक पुराना चांदी का सिक्का है। यहाँ पे आप लोग देखें, यह सिक्का है चांदी का, इसको भी आप लोग देखेंगे। इस सिक्के का प्रयोग जो है 2500 वर्ष पूर्व पहले किया जाता था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। पुरातात्विक जो है यह जानवर, चिड़िया तथा मछली की हड्डी भी ढूंढते थे। ठीक है ना, सभी इनमें उन्हें यह जानने में मदद मिलती थी कि अतीत में लोग क्या खाते थे। अभी हम लोग शुरुआत में पढ़े ना कि अतीत को जानने के लिए हम लोगों को उस जो उस समय के जो लोग हैं वो कैसे कपड़े पहनते थे, क्या खाते थे, किस तरह के जीवन यापन करते थे, सब कुछ का अध्ययन करना पड़ता है। तब हम एक इतिहास को बना पाते हैं, एक इतिहास को लिख पाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा कि जो प्रारंभिक मनुष्य थे उनके बारे में पुरातात्विक जो है उस सब कुछ अध्ययन करने के बाद जो है हम लोगों के सामने रखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, देख लेते हैं कुछ और है अपने लिए। देखिए, इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। ठीक है, ये तो हम सभी को पता है कि इतिहासकार किसको कहते हैं, जो अतीतों का अध्ययन करके समाज के सामने रखें, उसे ही तो हम इतिहासकार कहेंगे ना। चलिए और क्या है अपने लिए, देखते हैं। अतीत एक है या फिर अनेक है। प्यारे साथी, अतीत एक है या फिर अनेक है, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो इतना तो आप समझ रहे होंगे, इतना आप आंख खोल के पढ़ रहे होंगे कि एक नहीं बल्कि अनेक है, और जो अनेक होते हैं उसको हम बहुवचन कहते हैं। ठीक है, क्यों अनेक है, यहाँ पे अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अतीत की जानकारी हम सिर्फ एक किसी व्यक्ति के बारे में नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक एक वस्तुओं का अध्ययन करने के बाद हम अतीत की जानकारी प्राप्त करते हैं, और इस कारण अतीत जो है यह एक बहुवचन शब्द है। ठीक है, चलिए और क्या है अपने लिए वो समझते हैं। क्लास थोड़ा सा लंबा होगा, बस 5 से 10 मिनट और आप लोग टाइम दे देंगे तो आपका जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, पूरा कंप्लीट हम कोशिश करेंगे, करते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम तिथियों का मतलब समझेंगे। तिथियों का मतलब क्या है, देखते हैं तिथियों का मतलब। देखिए, इतिहास में जो है तिथि बहुत महत्वपूर्ण होता है। चाहे आप किसी भी इतिहास को पढ़ने जाए, किसी भी देश के इतिहास को पढ़ें, तो प्यारे साथी तिथि का सबसे बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि इतिहास और तिथि का संबंध क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है। देखिएगा, अंग्रेजी में बीसी, ठीक है, अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसवी, ईसा पूर्व इसको कहते हैं। ठीक है, इसका तात्पर्य होता है बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट का मतलब होता है ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो समय है, इसको हम लोग बीसी अर्थात ईसा पूर्व के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी, क्योंकि एडी, बीसी और एडी होता है। ठीक है, एडी, एक सेकेंड, चलिए एडी में लिखा पाते हो। यह क्या है, तो एनोडोनिन नामक जो लैटिन शब्दों से बना है, इसका तात्पर्य होता है ईसा मसीह के जन्म के पूर्व। ठीक है ना, इसको समझेगा। कभी कभी एडी की जगह हम सी ई भी तथा बीसी की जगह हम बीसीई भी देखते का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बीसी जो है अक्षरों का क्या है, प्रयोग कॉमन एरा में किया जाता है, तथा बीसी जो है यह बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है।
हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देश, ध्यान से सुनेंगे, विश्व के अधिकांश देश में अब इस कैलेंडर का प्रयोग जो है सामान्य हो चुका है। इसलिए हम क्या करते हैं, या तो हम एडी पढ़ते हैं, या तो हम बीसी पढ़ते हैं। बीसी का मतलब होता है साथियों ईसा पूर्व के जन्म से पहले, और एडी का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के बाद। ठीक है, चलिए, इस रूप का भारत में तिथियों का जो है, तिथियों के इस रूप का प्रयोग जो है लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लीज अंडरलाइन कीजिए इसको। आपसे यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में तिथियों का जो समय है कब से माना गया है, आपके सामने अलग अलग ऑप्शन देंगे, तो आपको याद रखना है 200 वर्ष पूर्व से आरंभ होता है। और कभी कभी अंग्रेजी के बीपी, ध्यान से सुनेंगे, बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य होता है आपका बिफोर प्रोजेक्ट, बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले। तो ये सारे शब्दों को याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथियों, कैसा लगा क्लास आप लोग जरूर बताएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा क्लास, और हम कोशिश किए हैं कि आप सभी को हर चीज विस्तार से समझा पाए। आपका फीडबैक बहुत जरूरी है, तो प्लीज आप लोग फीडबैक दीजिएगा। और आपको फिर से बता दें, यह क्लास आपका जो एनसीईआरटी है, क्लास 6, 7 और 8, ये पूरा आपको सीटेट को लेकर ध्यान में पढ़ाया जाएगा। इसका हम आपका प्लेलिस्ट बना देंगे, आप उस प्लेलिस्ट को डेली फॉलो कीजिए, पढ़िए। यकीन मानिए बहुत सारे क्वेश्चन जो है डायरेक्ट आपके यहाँ से टकराएंगे। ठीक है, और आप लोग बीपीएससी टीआरई 3 और 4 को ध्यान में रखकर जो जीके जीएस का क्लास आ रहा है उसको भी देखिएगा। उसके लिए भी बहुत सारा जो है आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट जानने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।